हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो सिलेबस है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो हमारा सेमेस्टर 1 है यानी सेमेस्टर फर्स्ट है, इसकी ये पॉलिटिकल जो थ्योरी वाली अपनी बुक है उसमें से यूनिट सेकंड करेंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड जो है हमारी वो है स्वतंत्रता के ऊपर। इसमें हम कई सारे टॉपिक देखते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषा, और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषताओं को जानेंगे। स्वतंत्रता के ऊपर जो जेएस मिल के विचार हैं, उनका योगदान है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जो हमारी डीयू के लिए, सोल के लिए, एनसी वेब के लिए, इग्नू के लिए या फिर अदर पूरे देश में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पॉलिटिकल साइंस आपके पास है ग्रेजुएशन में और थ्योरी आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो काम आएगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि देखिए होता क्या है कि हमारे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत चेंज करके लैंग्वेज को आपसे पूछा जाता है। इससे बाहर आपके पेपर में ना क्वेश्चन कभी आया है और ना ही आपके पेपर में कभी आएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, या फिर स्वतंत्रता की परिभाषा पूछ ली जाती है। फिर पूछते हैं कि जो स्वतंत्रता का दृष्टिकोण है, जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक, इसके बारे में बताइए। सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता से किस प्रकार से भिन्न है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर स्वतंत्रता की जो संकल्पना है उसके विकास में जो जेएस मिल है, इनका क्या योगदान है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। आइजिया बर्लिन जो है, जो कि बर्लिन के नाम से फेमस है, ये जो है इन्होंने स्वतंत्रता की 2 संकल्पनाओं पर डिस्कशन किया है। वो क्या है आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगा वीडियो में। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है आपको। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप वहां जाके जुड़ जाइए। वहां पे आपको ये जो वीडियो लेक्चर है इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को देख के समझिए आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज आपको मैं जो पॉलिटिकल साइंस कराने वाला हूँ। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च करिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वतंत्रता की परिभाषा। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा मैं, सबसे पहले आपके सामने परिभाषाएं डिस्कस करूंगा। परिभाषा को समझने के बाद आपको स्वतंत्रता का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हॉब्स हैं, हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता से अभिप्राय है बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति, यानी ऐसी बाधाएं जो व्यक्ति की कोई भी काम करने की शक्ति को घटाती हो, अगर ऐसा है तो उसको हम स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए हॉब्स क्या कहना चाहते हैं कि अगर बाहरी कोई भी बाधा की अनुपस्थिति हो, यानी कोई भी बाहरी बाधा ना हो, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य को कर सके, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई बैन ना हो, कोई दबाव ना हो, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ये स्वतंत्र है। ठीक है, हॉब्स ने इस तरीके से इसको बताया है। इसके बाद जो मैकफर्सन है, ये कैसे बोलते हैं स्वतंत्रता को, समझिए। देखिए, स्वतंत्रता के ऊपर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, तो सभी ने अपने तरीके से इसको डिफाइन करा है। ठीक है, तो जो मैकफर्सन है ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और रूसो जो है ये भी एक विद्वान है। रूसो कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो सामान्य इच्छा का पालन करने में है, यानी जब हम अपनी सामान्य इच्छा, जो भी हमारा मन में इच्छा हो, अभिलाषा हो, उसको अगर हम पूरा करते हैं और हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं आता, यानी कोई दबाव नहीं होता, तो उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम स्वतंत्रता कहते हैं। हीगल देखिए, हीगल कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के कानूनों का पालन करना। यदि हम राज्य के कानूनों का पालन करेंगे, जो राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार और सत्ता से होता है। ठीक है, यानी हम जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उसके द्वारा बनाए गए जो कानून है, अगर यदि उसका पालन होता है तो स्वतंत्रता है, ऐसा कौन कहना चाहते हैं, हीगल कहना चाहते हैं। लास्की जो है ये क्या कहते हैं, लास्की जो है ये कहते हैं कि व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों पर किसी भी प्रकार की बाधाओं का अभाव, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसके सुख के लिए अगर हमारे ऊपर कोई भी बाधा ना हो, यानी कोई भी ऐसी सोशल कंडीशन ना हो, कोई सामाजिक परिस्थिति ऐसी ना हो जहाँ पे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा या किसी भी प्रकार का बैन हो, तो अगर ये चीजें नहीं है तो समझ लो कि वो स्वतंत्र है। इस तरीके से ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विद्वान है। एक बार आपको एक डेफिनेशन और दे देता हूँ, इनको भी समझिए। जो मिल है, मिल के अनुसार क्या है ये समझिए। मिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन आता है जो आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से अपना सुख ढूंढने का अवसर है।
जितनी देर वह दूसरों की इसी तरह के सुख ढूंढने में बाधा नहीं डालता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है आपको कुछ डेफिनेशन समझ में ना भी आए, तो आपको घबराना नहीं है, इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता जो होती है वो हर व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से अपना सुख ढूंढने का अवसर है, कि हम अपनी मर्जी से जिस चीज में हमें खुशी मिलती है उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसका अवसर है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता को लेकर जो विचारधारा है, जैसे कि जो उदारवादी हैं, ठीक है, जो लिबरल हैं, उन्होंने अलग विचारधारा प्रस्तुत करी है। जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं, आदर्शवादी जो विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो स्वतंत्रता को अलग नजरिए से देखते हैं। जो मार्क्सवादी हैं वो उसको अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, अब इससे क्या पता लगता है कि स्वतंत्रता को लेकर जो विभिन्न विद्वान हैं, जो चिंतक हैं, उनके मन में अलग अलग तरह की चीजें आती थी, वो उसको उसी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको विचारों में भिन्नता यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें से आपको 2-4 डेफिनेशन अच्छी अच्छी जो आपको सही लगे आप उसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा मार्क्सवादी परंपरा के अनुसार। तो मार्क्सवादी में आपको मोटा मोटा समझा देता हूं, क्योंकि जो मेन है वो उदारवादी है। ठीक है, मार्क्सवादी आगे डिस्कस करेंगे। तो मार्क्सवादी जो है, जो कार्ल मार्क्स के जो फॉलोवर हैं, वो क्या मानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको बताया है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, 2 वर्ग होते हैं समाज में। एक वर्ग होता है अमीर लोगों का, यानी जो अमीर होते हैं, जिनकी संख्या जो होती है वो काफी कम होती है। दूसरा वर्ग होता है वो गरीबों का होता है, इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये कहते हैं कि समाज में 2 वर्ग होते हैं। ये जो अमीर वर्ग होता है इसको शोषक भी कहते हैं, ये यानी ये शोषण करने वाला वर्ग है। और जो गरीब वर्ग है ये शोषित है, यानी इनके इनका इनका क्या होता है, शोषण होता है, यानी ये शोषित वर्ग है। और ये वर्ग जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये जनता इनके खिलाफ आ जाएगी और युद्ध होगा और ये वर्ग व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उस दिन समाज में समानता आएगी। ये उस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, इसको स्वतंत्रता को भी। तो ये इसको हम आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। उदारवाद सबसे महत्वपूर्ण है, तो उदारवाद को स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो हमने स्वतंत्रता की परिभाषा पढ़ी है, तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। आपको कम आया हो, ज्यादा आया हो, जैसा भी आया हो, आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि अगर व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने को चाहता है और कर सकता है, तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन से हमें इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा इसका अर्थ जो है उसको और अच्छे से समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो होती है वो उनकी लैंग्वेज होती है, डेफिनेशन को हम बदल नहीं सकते, जैसा उन्होंने लिखा हमको पेपर में वैसा ही लिखना है, लेकिन अर्थ को हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ हम मानते हैं आज़ादी से। ठीक है, यानी अगर हम आज़ाद हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता से अभिप्राय है बोलने की स्वतंत्रता, यानी हम अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी हम चाहें तो देश में विदेश में कहीं पर भी घूम सके, हमें उसकी स्वतंत्रता हो। मनपसंद कार्य करने की स्वतंत्रता, जो हमारा मन करता है हम उस कार्य को करें। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता। या फिर किसी भी धर्म को मानने, पसंद करने, ठीक है, या फिर धर्म का प्रचार या उस धर्म को फैलाना, ये सब स्वतंत्रता। इन सब चीजों की अगर हमें आजादी है तो हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, दोबारा समझिए, अगर हमें बोलने की आजादी है, हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। अगर हमें घूमने फिरने की आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है। हमें अपने मनपसंद कार्य करने की आज़ादी है, या फिर हमें किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगर किसी राज्य में किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था है तो वो कह सकते हैं कि वो अपने आप को वो स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसा इसका स्वतंत्रता का अर्थ देखा जाता है। आगे और समझते हैं, स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता है, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रतिबंध होगा तो फिर स्वतंत्रता किस बात की रह जाएगी, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आगे देखिए, जहां कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा बिना किसी प्रतिबंध, बिना किसी रुकावट के अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे, कुछ उदाहरण समझने होंगे। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो, मान लो कोई पंछी है, उसको पाल लिया गया है,
उसको पिंजड़े में रखा जाता है, उसको अच्छा खाने को मिलता है, सारी सुविधाएं पिंजड़े के अंदर मिलती है, तो क्या वो स्वतंत्र होगा? नहीं। जो पिंजड़े में रहने वाला जो पक्षी होगा वो कहीं ना कहीं खुली हवा में उड़ना चाहेगा, उसके मन में इच्छा होगी कि उसे भी आज़ादी मिले, वो भी खुली हवा में उड़ना चाहे। तो यानी कि जो पक्षी, जो पंछी जो पिंजड़े के अंदर बंद होता है, उसकी इच्छा होती है कि वो क्या करे, वो पिंजरे से बाहर जाए और आजाद रहे। ठीक है, तो ये उसके लिए स्वतंत्रता है, यानी पंछी के लिए पिंजरे से बाहर जाना उसकी स्वतंत्रता है। मान लो कोई कैदी है, उसको कैद कर रखा है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि जेल से उसको मुक्त कर दिया जाए। अगर उसको जेल से मुक्त कर दिया जाएगा, वो समाज में रहने के योग्य होगा, समाज में रह सकेगा, ठीक है, स्वतंत्र जीवन जी सकेगा, तो उसे उसके लिए स्वतंत्रता के रूप से देखा जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल लो। एक लंबे समय से बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है जो कि लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसके मन में क्या इच्छा होगी? वो हमेशा ये सोचेगा यार कि काश मैं ठीक हो जाऊं और मैं अपने घर चला जाऊं। ठीक है, उसे स्वतंत्रता कहाँ नजर आएगी? अपने घर जाने में। उसे हॉस्पिटल क्या है, कहीं ना कहीं एक बंधन, एक जेल जैसा महसूस होगा। उसे लगेगा कि मैं घर पहुंच जाऊं और मैं अपने तरीके से रह पाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। तो ये स्वतंत्रता, तो हर व्यक्ति जो है वो चाहता है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो जीवन में गैर हस्तक्षेप है, यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई भी हस्तक्षेप ना करे, हम जैसा चाहें वैसा रह सके, जो चाहें वो कर सकें, तो इसको हम स्वतंत्रता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के जो विभिन्न स्वतंत्रता जो होती है वो विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, किसी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग हो सकता है, किसी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और हो सकता है, तो यह अर्थ जो है अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके वर्ड की। तो देखिए, पेपर में आपको क्या लिखना होता है? आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, यानी कि परिभाषा लिखनी जरूर होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक आता है, आप उसकी 2 से 4 परिभाषा लिखो। फिर आपको ये लिखना भी जरूरी होता है कि जिस शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक सिद्धांत हो, XYZ कुछ भी हो, वो शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसका क्या मीनिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक तो परिभाषा, दूसरा वो शब्द कहाँ से आए ये। ठीक है, तो ऐसे ही स्वतंत्रता शब्द जो है वो लैटिन शब्द लिबर, ठीक है, लिबर से बना है। लिबर, लिबर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अवरोधों से मुक्त, यानी किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना हो। अवरोध का मतलब है रुकावट, यानी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। यानी रुकावट अगर कोई ना हो तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी भी अवरोध यानी किसी भी रुकावट के अधीन होने के कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमें कार्य करने की स्वतंत्रता हो, कोई भी हमारे ऊपर बर्डन ना हो, दबाव ना हो, कोई भी अवरोध ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता जो होती है वो किसी कार्य को करने या आनंद लेने की शक्ति या क्षमता का प्रतीक होती है। ठीक है, अगर हम किसी कार्य को अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपने कार्य का आनंद ले सकते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता इसका प्रतीक होती है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप SOL की किताब पढ़ते हैं तो आप उलझ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आएंगी। या फिर आप किसी तगड़े राइटर की बुक पढ़ते हो तो भी आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में रखी है और आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जो लिखा हुआ कंटेंट है, जो आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ो और वीडियो में एक्सप्लेनेशन को देखो और समझो और पेपर में लिखो। ठीक है, आगे देखो। जब स्वतंत्रता की व्याख्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा देना होता है, ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव के अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंध यानी किसी भी प्रकार की बाधा को हटा देना ही स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इसी को हम स्वतंत्रता यही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है दूसरा रूप, कि अगर स्वतंत्रता की व्याख्या हम ऐसे करें कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, किसी भी प्रकार का बैन नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं है? अब थोड़ा सा आप समझिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि हर मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसे तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कैसे होगा? देखिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की बाधा या उत्पीड़न बन सकती है। मान लो एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, तो हो सकता है वो दूसरे के लिए बाधा बन जाए। तो ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि स्वतंत्रता का भी एक दायरा होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल, 2 3 4 एग्जाम्पल देता हूँ, उनको ध्यान से आप देखिए, आपको समझ में आने लगेगा क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लो मजबूत लोग हैं, अगर मजबूत लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी बहुत ज्यादा,
विशेष अधिकार टाइप, तो कहीं ना कहीं कमजोर लोगों का दमन होगा। ठीक है, अगर मजबूत लोगों को स्वतंत्रता ज्यादा मिलेगी तो कमजोरों का दमन होगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो, अगर भेड़ियों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो क्या होगा, जो भेड़ है उनको खा जाएगा वो, यानी उनको मार देगा। तो भेड़िए की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं भेड़ों की मौत बनेगी, उसका कारण बन जाएगी। बड़ी मछली छोटे को निगलने के लिए स्वतंत्र होगी। ठीक है, और इससे बड़ी जो मछली होगी वो उस बड़ी मछली को निगलने के लिए स्वतंत्र होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है आपको अभी भी समझने में दिक्कत हो, पर धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए, आप ये वाले एग्जाम्पल भूल जाओ, या बुक में दे रखे थे, मैंने ऐसे ही ले लिए, तो आप इन एग्जाम्पलों, इन 3 लाइनों को एकदम भूल जाओ। अब बस एक बात पे फोकस करो, अगर मजबूत लोगों को, ताकतवर लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता होगी तो कहीं ना कहीं कमजोर लोग जो है उनका दमन होगा। ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो आगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, वो चोर क्या करता है, किसी व्यक्ति के घर में जाके चोरी कर लेता है, उसका सामान चुरा लेता है, मान लीजिए। ठीक है, चोरी कर ली उसने, और अब वो अगर चोर बोले कि भाई मुझे तो स्वतंत्रता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, समाज में सबको स्वतंत्रता मिल रही है तो मुझे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आप देखिए क्या होगा, यानी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक जो चोर है वो कह रहा है कि भाई चोरी करना मेरा काम है और मैं चोरी करूंगा, मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उसकी स्वतंत्रता से क्या होगा, उसकी लिबर्टी से, उसकी फ्रीडम से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पीड़ित है, यानी जिसके घर से सामान चुराया गया होगा, ठीक है, जिसके घर से सामान चुराया गया होगा, उसको तो नुकसान होगा ना, उसको तो हानि होगी। यानी यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, यानी स्वतंत्रता मिले लेकिन कुछ लिमिटेशन हो, कुछ दायरे हो, कुछ कानून के दायरे हों। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं चोर हूं, मैं चोरी करूंगा, ये मेरी स्वतंत्रता है। ऐसे में तो इसकी तो मौज हो गई, उसको फ्री में सामान मिल गया, लेकिन जिसका घर से सामान गया है उसका तो उसकी तो नुकसान हो गया ना, उसकी हानि हो गई। तो ये इसके लिए स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। यही आपको बताया कि स्वतंत्रता अगर बहुत ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं मतलब उससे नुकसान भी होगा समाज में। और आप समझिए आगे, मान लो कोई ड्राइवर है, वो कहता है भाई मुझे स्वतंत्रता है, मैं चाहूं तो किसी भी दिशा में जाके अपनी गाड़ी चलाऊं, मैं चाहूं तो कितनी भी स्पीड में अपनी गाड़ी चलाऊं। ठीक है, तो ऐसे में जो सड़क में मान लो वो कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड में जाके बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, तो उसी सड़क को उपयोग करने वाले दूसरे जो लोग हैं उनके जीवन को खतरा हो जाएगा, वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो मर सकते हैं। तो क्या ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? आप खुद से सोचो। तो अब आपके दिमाग में वो चीजें बैठने लगी होगी, वो मछली वाले एग्जाम्पल, वो भेड़ वाले एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ रहे होंगे। यानी स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा स्वतंत्र हो कि वो दूसरों को हानि पहुंचा दे, दूसरों को नुकसान पहुंचा दे, ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से आत्मविरोधाभासी है। सभ्य समाज में कभी भी ऐसी चीजों को अनुमति नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता के नाम पे फालतू की चीजों को अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी सभ्य समाज में। ये बात आपको समझनी है। यदि स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति का विशेष अधिकार ना बने या उस मामले के किसी समूह का विशेष अधिकार, तो हर कीमत पर स्वतंत्रता इस तरीके की होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की आजादी को खत्म करने के लिए अपनी आजादी का इस्तेमाल ना करे। यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति को इतने सारे विशेष अधिकार ना दे दिए जाएं कि दूसरे व्यक्तियों को ये फील होने लगे कि हमारे अधिकार जो है वो कम है। यानी कि समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी की कि किसी दूसरे की आजादी उससे खत्म हो रही हो, किसी दूसरे व्यक्ति को उससे नुकसान हो रहा हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में एक व्यक्ति हैं, विद्वान है एल टी हॉब्स हाउस, ये क्या कहते हैं समझिए। ये कहते हैं कि एक की अपरिवर्तित स्वतंत्रता सभी की सशस्त्र सेवा होगी, लेकिन एक और इसके विपरीत स्वतंत्रता का आनंद सभी को लेना चाहिए, साथ ही साथ इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। ठीक है, ये इनकी भाषा में ये एक डेफिनेशन दी है। हो सकता है आपको कुछ मतलब ही ना समझ में आ रहा हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिए। हॉब्स ये कह रहे हैं यहाँ पे, हॉब हाउस, कि स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्वतंत्रता अनलिमिटेड हो जिसकी वजह से कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, कुछ इस प्रकार। यानी स्वतंत्रता हो लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध हो, इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तियों की स्वतंत्रता दूसरों द्वारा प्राप्त की जाने वाली समान स्वतंत्रता के मद्देनजर रखते हुए मापी जानी चाहिए। ठीक है, यानी व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता मिली हुई है ना, वो दूसरे व्यक्तियों को भी समान
स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं कि मतलब कोई समूह है या कुछ लोग हैं उनको तो तुम ज़्यादा स्वतंत्रता दे दो, बाकी जो लोग हैं उनको तुम कम स्वतंत्रता दे दो, ऐसा नहीं, सभी को समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता के आनंद में बाधा नहीं बनना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता ना हो कि उसकी वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता पे खलल हो जाए। ठीक है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता में कुछ सीमाएं यानी कुछ लिमिटेशन रखना चाहिए। ठीक है, अब मान लो एक व्यक्ति है, वो अपने घर में इतनी ज्यादा आवाज में अपनी छत पे मान लो डीजे बजा रहा है, जिसकी वजह से बगल में रहने वाले जो घर हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को खलल हो रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या, ये क्या वो मान लो स्टूडेंट उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि आप इस म्यूजिक को, आवाज को कम कर लो क्योंकि हमारी पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति मान लो बोलता है कि नहीं, मैं उस म्यूजिक को कम नहीं करूंगा, ये तो मेरी स्वतंत्रता है। यानी इस व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है तो उसको स्वतंत्रता नहीं करेंगे, यही आपसे कहना चाह रहे हैं। यानी स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए लेकिन कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन, तो ये लिमिटेशन वर्ड याद रखना। अब बात करेंगे स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोण है यानी दो व्यूज हैं। ठीक है, लिबर्टी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, एक तो है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। यानी एक है सकारात्मक स्वतंत्रता, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले नकारात्मक स्वतंत्रता आई थी तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। जब हम नकारात्मक को समझ लेंगे तब हम सकारात्मक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, पिछले 300 सालों में समय और परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे बदली है। तो समय और परिस्थिति बदली तो उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता की जो धारणा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आया। ठीक है, अगर हम बात करें राइटर जो है एडम स्मिथ से लेकर जो हॉब हाउस है, अगर इन तक बात करें तो स्वतंत्रता की बदलती हुई धारणा पिछले 150 वर्षों में कहीं न कहीं चिंतन के विकास को समझने के लिए एक अच्छा तरीका है। आप देखोगे, अगर आप 16वीं 17वीं सदी का पढ़ते हो और आप 20वीं सदी के बारे में पढ़ते हो तो आपको स्वतंत्रता के ऊपर दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। वो अंतर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि समय के साथ इसमें नई-नई चीज़ें जुड़ती गई, लोगों के नए-नए विचार आते गए तो इसमें भी परिवर्तन होता गया। इसीलिए इसको हम 2 हिस्सों में, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से बुलाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे समझते हैं हम नकारात्मक स्वतंत्रता को। सबसे पहले तो देखिए क्या है, जो लिबरल लोग हैं, जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कंफ्यूज कर देता है, सकारात्मक और नकारात्मक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको शुरू में ही दिमाग में डाल लिया तो आपको पूरे टॉपिक में कंफ्यूजन आगे नहीं होगी। जो उदारवादी लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, यानी कि जो लिबरल विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात में ये नकारात्मक स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट रखा। ये जो थे, ये क्या कहते थे? ये हमेशा कहते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये व्यक्तिवादी हैं, कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद की बात करते हैं, केवल और केवल व्यक्ति के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जो दिल करे वो कर सके, उस पर राज्य का कुछ भी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उदारवादी कहते हैं, यहाँ पे दो शब्द आ जाते हैं, एक आ जाता है राज्य और एक आ जाता है व्यक्ति। तो ये कहते हैं कि राज्य का मतलब है यहाँ पे सरकार या सत्ता से। ठीक है, कहते हैं राज्य की शक्तियां कम होनी चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा होनी चाहिए। व्यक्ति, इनका मानना ये है कि व्यक्ति जो होता है वो विवेकशील प्राणी है, यानी वो, उसके पास दिमाग है और वो अपने बारे में अच्छा और बुरा सोच सकता है। यानी व्यक्ति जैसा करना चाहे, जो करना चाहे, उसको आज़ादी होनी चाहिए क्योंकि वो अपना भला और अपना बुरा सोच सकता है। तो ऐसे में राज्य को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर प्रतिबंध या बैन नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, ऐसा जो उदारवादी लोग हैं वो मानते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसी के ऊपर ये पूरा नकारात्मक स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे आपको आराम आराम से आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, प्रारंभिक उदारवाद का जो सिद्धांत है, यानी जो स्टार्टिंग का सिद्धांत है, शुरू शुरू का, तो उसमें स्वतंत्रता की जिस धारणा का जन्म हुआ है उसी को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी जो प्रारंभिक जो उदारवादी जो लोग थे उनके द्वारा जो स्वतंत्रता को लेकर जो विचार थे उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप से जानते हैं। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ जाते हैं, कौन कौन से विद्वान आ जाते हैं? तो इसमें आते हैं जॉन लॉफ,
डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें आ जाते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में भी इस धारणा के कुछ समर्थक थे, जैसे माइकल ऑक्सफोर्ड हो गया। इन्होंने जब ये नकारात्मक स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में बदल गई थी, उस समय भी कुछ ऐसे 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसे विचारक थे जो इसको कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि माइकल ऑक्सफोर्ड हो गए, बर्लिन हो गए, फाइडमैन हो गए, हायक हो गए, नॉजिक हो गए, ये कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विद्वान के नाम हैं जो हाईलाइट कर रखे हैं, जो इस नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, आप 2 3 4 भी नाम याद रख लो, पेपर में लिखने के लिए काफी है। अब देखो, जो प्रारंभिक उदारवाद था उसमें व्यक्तिवाद की अवधारणा थी, यानी व्यक्ति को केंद्र में रख के बात चल रही थी, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, बस व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ये बात कर रहे थे। ठीक है, यानी व्यक्तिवाद की विचारधारा थी। ये कहते हैं कि व्यक्ति और इसके हितों को सर्वोपरि, यानी व्यक्ति को और उसके जो हित हैं, जो उसके लाभ हैं, उसको सबसे ऊपर मानना चाहिए। ठीक है, और प्रारंभिक उदारवाद ने व्यक्ति और उसके हित को सबसे ऊपर माना है, और प्रारंभिक उदारवाद ने स्वतंत्रता को उन सभी प्रकार के बंधनों का अभाव माना जो व्यक्ति पर इच्छा के विरुद्ध लगाए जाते हैं। यानी ये कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बंधन राज्य को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, राज्य को किसी भी प्रकार का प्रतिबंध व्यक्ति की इच्छा पे नहीं लगाना चाहिए। तो अगर ये ऐसी व्यवस्था रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के तहत मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ ये माना गया बंधनों का अभाव। अब देखिए, जैसे ही हम नकारात्मक स्वतंत्रता को छोड़कर सकारात्मक स्वतंत्रता पे जाएंगे तो बिल्कुल ही मतलब इसका दायरा बढ़ने लग जाएगा। तो इसीलिए आपको नकारात्मक स्वतंत्रता अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। सकारात्मक स्वतंत्रता से ज्यादा आसान नकारात्मक स्वतंत्रता को याद करना है। ठीक है, तो ये आप समझ लो, एक अगर आप समझोगे तब दूसरे में कंफ्यूज नहीं होगे, अगर आपने नहीं समझा ना नकारात्मक और सकारात्मक तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें इसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। यानी अगर मान लो व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है तो वो स्वतंत्र है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो दिमाग वाला व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति अपने भले और बुरे के बारे में सोच सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, अब वो अपना भला करेगा तो उसके लिए, बुरा करेगा उसके लिए, तुम्हें मतलब सरकार को उसमें कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाने चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बंधनों का अभाव होना चाहिए। बंधन जो है वो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक सभी प्रकार के बंधन होते हैं। ठीक है, राजनीतिक स्तर पे देखें तो कहते हैं कि राज्य की मनमानी शक्ति का बंधन। मान लो जो राज्य है वो नए नए कानून बना रहा है, व्यक्तियों पे थोप रहा है, उसकी मनमानी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए। समाज के आर्थिक और सामाजिक कार्यों में राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, राज्य को कम से कम मतलब दूर रखना चाहिए अपने आप को इन मामलों से। आर्थिक स्तर पे उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो चाहे वो कार्य कर सकता है, उसको अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार अपने कार्य कर सकता है। ठीक है, ऐसी मतलब आजादी देनी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। और व्यक्ति को ये कहते हैं व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, वो अपना भला बुरा सोच सकता है, उसे जो करना है उसे करने दो। यही यही दिमाग में रखना है, ये जो बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे स्वतंत्रता का अर्थ था प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यानी हर व्यक्ति का पर्सनल मामला है, वो जो करे, अच्छा करे बुरा करे, उस पर राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि राज्य और समाज को निजी मामलों में, किसी के पर्सनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो है वो अपने भले बुरे के बारे में सोच सकता है, यही बताया जा रहा है। फिर कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में कोई विरोधाभास नहीं है। कहते हैं कि व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में सामाजिक हित की पूर्ति, अगर मान लो हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाएंगे, स्वतंत्रता दी जाएगी, तो ऑटोमेटिक समाज का हित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के हित में ही समाज का हित जो है उसको मानते हैं। फिर इसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम है डॉल्स। डॉल्स क्या कहते हैं समझिए, डॉल्स कहते हैं, डॉल्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। यानी जब कानून साइलेंस रहेगा, यानी कानून कम इसका कानून का मौन का मतलब है कम से कम हस्तक्षेप करना राज्य के द्वारा। ठीक है, यानी राज्य जब कम से कम हस्तक्षेप करेगा, कम से कम प्रतिबंध लगाएगा, यानी राज्य का कानून अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या कम से कम लगाएगा, तो व्यक्ति अपनी मर्जी से क्या है अपने कार्य कर सकता है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है। लॉक जो है ये क्या कहते हैं, लॉक कहते हैं कि राज्य को प्रभु सत्ता और जोर जबरदस्ती की शक्ति की मतलब कहीं ना कहीं जो लॉक है वो राज्य को जोर जबरदस्ती की शक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि राज्य जो होता है वो कानून बनाता है
और कानून बना के सीमाएं लगाता है, यानी कि कुछ लिमिटेशन लगा देता है लोगों की स्वतंत्रता में, उसको ये ठीक नहीं मान रहे। ठीक है, ये कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। ये कहते हैं कि कानून का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना। जहां कानून नहीं है, ये स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। अब आगे आता है बेंजामिन। बेंजामिन के क्या विचार हैं ये समझिए। बेंजामिन कहते हैं कि कम से कम धार्मिक, वैचारिक और संपत्ति की स्वतंत्रता राज्य की मनमर्जी के खिलाफ सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि जो राज्य होता है वो मनमर्जी करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में कहते हैं कि आदमी को कम से कम धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपनी संपत्ति का अधिकार उसको होना चाहिए, संपत्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, राज्य इन मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, ये ऐसा मानते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता को एक ऐसा अधिकार माना है जिसको राज्य आज्ञा देता है, ये इनका विचार है। ठीक है, ये जो अलग अलग विद्वान है वो अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनके सबके अपने अलग अलग विचार हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता को कानून के माध्यम से सुरक्षित करने पर बल दिया जा रहा था, उस समय कानून की भूमिका जो थी वो सीमित थी, यानी काफी लिमिटेड होती थी। कहने का मतलब है कि उस समय ना तो संसद ज्यादा कानून बनाने के लिए लगातार अपने सत्र करती थी, और ना ही ज्यादा कानून के माध्यम से सरकार किसी की सकारात्मक कार्य की आशा की जाती थी। ठीक है, यानी कि उस समय में जब ये बातें चल रही थी, उस समय में कानून वगैरह जो थे वो कम बनाए जाते थे। ठीक है, तो इन इस तरीके से ये कहते हैं कि संसद समाज के संपत्तिशील वर्ग की बपौती थी। कहने का मतलब है कि संसद जो थी वो जो समाज के जो ताकतवर लोग होते थे उनके अंडर होती थी, उनके अधिकार में होती थी। इससे आम लोगों का जो दैनिक जीवन है उसमें कोई हस्तक्षेप करने का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता पे कई सारे लेखकों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन जो जीएस मिल है इन्होंने सबसे बेहतरीन उसको मतलब एक्सप्लेन करा है। ठीक है, आगे मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जीएस मिल के ऊपर, जो कंप्लीट इनके विचारों पे ही होगा, तो वहां पे मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जीएस मिल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। आदमी स्वतंत्र हो, उसको बोलने की, घूमने फिरने की आजादी हो, आर्थिक अपना क्रियाकलाप कर सकता है। ठीक है, आजादी हो, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है, ये लोग मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने आप इतना समझदार है कि वो अपना भला और बुरा सोच सकता है, ऐसे में राज्य को ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको समझ जाने वाला हूँ कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसकी विशेषता। अगर आपने विशेषता समझ ली तो आपको ऑटोमेटिकली नकारात्मक जो टॉपिक है ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान भाषा में है, इससे आसान भाषा में आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको किसी किताब में जल्दी मिलेगा भी नहीं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा जो है वो प्रारंभिक उदारवाद से ली गई है, या मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसमें व्यक्ति, समाज और राज्य के प्रति मौलिक जो दार्शनिक विचार थे उस पर ही आधारित थी। ठीक है, इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा, जो भी वो चाहता है, उसकी बौद्धिकता और उसकी मूलभूत अच्छाई में विश्वास करती है। ये जो धारणा ये मान के चलती है कि आदमी जो है अपना भला जानता है और कर सकता है अपना भला, यानी उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपने व्यक्तिगत यहाँ पे सॉरी टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे व्यक्तित्व आएगा। अपने व्यक्तित्व के विकास यानी अपनी पर्सनैलिटी के विकास के लिए व्यक्ति जो है वो अपनी मनमर्जी की सत्ताओं से स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करे। ठीक है, इससे क्या होगा, व्यक्ति का विकास होगा। नकारात्मक जो धारणा है वो स्वतंत्रता को व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व तक सीमित रखती है, समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु मानती है। यानी नकारात्मक धारणा में व्यक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और समाज को और राज्य को उसका दुश्मन माना जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो समाज होता है या जो राज्य होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, यानी उसको कम करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उसका दुश्मन मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, इसकी ना आलोचना भी हुई है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति समझदार है, वो अपना भला बुरा जान सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि भाई मान लो बच्चे हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, मान लो वो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते, वो अपने भले बुरे के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं, तो क्या ऐसे में राज्य को कुछ नहीं करना चाहिए, इनका ये कहना है। फिर कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बौद्धिक स्तर, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा नहीं होता,
हो सकता है उनको कोई मानसिक समस्या हो, वो उतने समझदार ना हो, तो क्या वो अपना भला बुरा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो सभी को ये मान लेना कि सभी व्यक्ति अपना भला बुरा सोच सकते हैं, तो केवल स्वतंत्रता देना ज़्यादा सही नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं, ठीक है? आलोचक, ये याद रखिए। आगे देखो, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी स्वतंत्रता किससे, ना कि स्वतंत्रता किसके लिए। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव, बंधन नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि स्वतंत्रता किससे, ठीक है, स्वतंत्रता किससे, फ्रॉम, ना कि स्वतंत्रता किसके लिए। यानी किससे स्वतंत्रता हो, यानी कि राज्य से स्वतंत्रता हो, कहीं ना कहीं राज्य के जो कानून है, जो दबाव बनाते हैं, उनसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता किसके लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, यानी यहाँ पे व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि व्यक्ति की जगह राज्य या फिर समाज को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसमें आगे जाके सुधार होएगा, जब ये नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाएगी, तो ये व्यक्ति वाला सिस्टम खत्म होकर समाज की बातें होंगी, ठीक है, ये आपको आगे मिलेगा। अब देखो हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है इन्होंने, यानी कानून का कम से कम हस्तक्षेप हो वही स्वतंत्रता है। बर्लिन कहते हैं कि जोर जबरदस्ती का अभाव मानते हैं, यानी जोर जबरदस्ती का अगर अभाव है तो स्वतंत्रता है। फ्राइडमैन कहते हैं कि राज्य, समाज और अन्य नागरिकों द्वारा व्यक्ति के साथ जो जोर जबरदस्ती का अभाव होता है, उसी को ये स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे लेखक हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक और कानूनी जो बाधाएं होती है, अगर उसका अभाव होगा, यानी वो चीजें नहीं होंगी, तो स्वतंत्रता है। यानी यहाँ पे सभी अपने अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्रता को बता रहे हैं। अब बंधनों के अभाव की बात करें, तो बंधन के अभाव जो है, बंधन कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो बंधन जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि मान लो राजनीतिक कोई बंधन हो, आर्थिक बंधन हो सकता है, नागरिक या व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के बंधन हो सकते हैं। राजनीतिक स्तर पे इसका मतलब है कि राज्य की मनमर्जी की शक्ति पर नियंत्रण, यानी जो राज्य होती है, जो सत्ता होती है, उसकी मनमर्जी चलती है ज़्यादातर, तो उसकी मनमर्जी पे नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति के जीवन में राज्य का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, तो इसको इन्होंने राजनीतिक बंधन बताया। आर्थिक स्तर पे देखें तो इसका मतलब है मुक्त व्यापार, स्वेच्छाकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या संपत्ति की असीमित अधिकार। कोई व्यक्ति अगर उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो उसे रखने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहे अपना सके, मुक्त व्यापार करना चाहे कर सके। अगर इस प्रकार की स्वतंत्रता है तो ठीक है, नहीं है अगर, तो उसको ये सही नहीं मानते, ठीक है। इसके बाद है नागरिक स्तर पे। इसका मतलब होता है कि नागरिक विचार, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सके, अपने भाषण दे सके, ठीक है, उसको अपने विचारों को अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने का पूरा अवसर मिले। यही बातें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। राज्य का किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए उसमें। स्वतंत्रता, आगे देखिए, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की जो परिस्थिति है उसमें अंतर, ये सब नकारात्मक पढ़ रहे हैं अभी हम, याद रखना। स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का, समाज का या फिर अन्य व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका अभाव होना चाहिए। राज्य के कानून जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि जो राज्य के कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनेंगे, बल्कि वे इसे सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में नियंत्रित कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको नियंत्रित करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता वास्तव में राज्य से स्वतंत्रता है, ठीक है। सीधी बात है कि स्वतंत्रता का मतलब ही राज्य से स्वतंत्रता होता है। राज्य का मतलब सरकार, सत्ता, सत्ता ही तो कानून बनाती है, और कानून के द्वारा ही तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को कम किया जाता है। तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि राज्य से स्वतंत्रता है, इसका मतलब, यानी ये स्वतंत्रता का मतलब है सीधा सीधा राज्य से स्वतंत्रता। यानी इस राज्य जो है वो कानून बना सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता, लेकिन उसको नियंत्रित कर सकता है, उसको कम जरूर कर सकता है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता जो है वो विरोधाभासी है, यानी कि जितने ज्यादा कानून होंगे स्वतंत्रता उतनी कम होगी, या जितनी स्वतंत्रता ज्यादा होगी कानून उतने कम होंगे। यानी कानून और स्वतंत्रता है ये एक दूसरे के विरोधित, यानी अपोजिट है, ठीक है। कानून ज्यादा तो स्वतंत्रता कम, स्वतंत्रता ज्यादा तो कानून कम, सीधा सीधा ये है। तो ये था हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता। उम्मीद करता हूं आपको नकारात्मक स्वतंत्रता समझ में आया होगा। अब देखिए क्या था, थोड़ा सा समझिए। क्या था कि भाई पुराने समय में जो उदारवादी लोग थे वो व्यक्ति को ही केंद्र में मानते थे, और व्यक्ति पे किसी प्रकार का अभाव को वो मना करते थे। व्यक्ति पे किसी प्रकार का मतलब प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो वो कहते थे स्वतंत्र है। इसी को स्वतंत्रता माना जाता है, और इसी को नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में ये बताते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये फील हुआ कि स्वतंत्रता में कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ कुछ मतलब उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, और उसमें कुछ कमियां होनी चाहिए। आदमी को, व्यक्ति को ज्यादा अधिकार भी नहीं दे दो, ज्यादा स्वतंत्रता भी नहीं दे दो कि वो किसी को नुकसान पहुंचा दे,
तो इसलिए उसमें कुछ सुधार हुए और फिर नया कॉन्सेप्ट आया सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक में जो कमियां नजर आई उसको सुधारने के लिए सकारात्मक आए। तो यानी बहुत सारे विद्वान आए जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में आए। ठीक है, तो ये हमको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये सोचो कि ये मान लो कि कौन कौन से जो विद्वान हैं जो इसके समर्थन में है। तो इन विद्वानों के नाम आपको याद होने चाहिए, कम से कम आप पेपर में 3 से 4 का नाम जरूर लिख के आना। जैसे TH ग्रीन हो गए, बोसांके हो गए, हॉब्स हाउस हो गए, लिंडनसे हो गए, बार्कर हो गए, लास्की हो गए, मैकाइवर हो गए। ये सब क्या है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। फिर मैकफर्सन हो गए, रॉल्स हो गए, बर्लिन हो गए, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको समर्थन किया। ठीक है, अब देखो क्या है स्वतंत्रता की सकारात्मक सकारात्मक धारणा, यानी पॉजिटिव धारणा। तो देखिए, स्वतंत्रता को समाज, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, अधिकार, समानता और न्याय के साथ जोड़कर देखती है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता को समाज और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और अधिकार और समानता और न्याय के साथ जोड़ के देखती है। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने क्या पढ़ा? नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने ये पढ़ा था कि उसको समाज के नजरिए से नहीं, बल्कि वो केवल व्यक्ति की बात करते थे, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन ये जो सकारात्मक वाले हैं, ये व्यक्ति की बात ना करके ये समाज की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें परिस्थिति, जो समाज की परिस्थितियां उसकी भी बात करते हैं, जबकि उस समय में ये बातें नहीं थी। और ये चीजें देखो, अधिकार, समानता और न्याय, ये 3 शब्द आप याद कर लो। अधिकार यानी कि जो हमारे राइट्स होते हैं, ठीक है, समानता यानी इक्वेलिटी, और न्याय जो हमारा जस्टिस है। यानी इन 3 चीजों को जोड़ दिया। जब स्वतंत्रता के साथ, पहले केवल स्वतंत्रता देखी जाती थी, लेकिन अब स्वतंत्रता के साथ न्याय का भी कॉन्सेप्ट रख दिया गया। ठीक है, अधिकार की भी बात की जाने लगी और न्याय समानता की भी बात की जाने लगी। ठीक है, जब ये सारी चीजें साथ में आ गई, तब कहीं ना कहीं सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट सामने आया। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समय में बहुत सारे परिवर्तन आए थे, यानी लोगों की विचारधाराएं बदल रही थी। अब देखिए कैसे, ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति और समाज की उस परिवर्तित अवधारणा पे आधारित है जो समाजवादी और उदारवादी लेखकों की आलोचना के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। यानी जो समाजवादी और उदारवादी जो लिबरल थे, इनकी आलोचना की गई, नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की गई, उसके बाद ये वाली जो अवधारणा है वो सामने आई। तो इनको मानने वाले कौन से लोग थे, ये नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो देखिए क्या था, नकारात्मक धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, वो सकारात्मक में बदलती गई। तो जो उदारवादी विचारधारा थी, इसमें परिवर्तन हुआ। और ये कब हुआ? ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, और या फिर आप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास भी कह सकते हो, ये परिवर्तन देखने को मिला। यानी सकारात्मक इसमें परिवर्तन हुए और ऐसा अनुभव किया जाने लगा, यानी ऐसा लगने लगा कि ये जो दर्शन था, ठीक है, जो जहाँ पे व्यक्ति की बात होती थी, व्यक्तिवाद की बात होती थी, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। मतलब ठीक है, ये कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं है। उसमें लोग आलोचनाएं करने लगे, उसकी कमियां निकालने लगे, ऐसा महसूस होने लगा कि इसमें बदलाव की जरूरत है। तो उसके बाद फिर नया दृष्टिकोण आया। इसमें यह माना जाने लगा कि उदारवाद की जो केंद्रीय धारणा थी, जिसमें सामाजिक हित का विचार है, उसमें सभी लोग भागीदार बन सके। पहले क्या होता था, पुराने दृष्टिकोण में क्या था, हमने बताया था कि केवल व्यक्ति की बात होती थी। ठीक है, व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता था। लेकिन जो नया दृष्टिकोण है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसमें सामाजिक हित की बात होने लगी। यानी व्यक्ति की हित की बात नहीं हो रही यहाँ पे पूरे समाज के हित की बात हो रही है। यानी जो व्यक्तिगत हित है, इसके अपोजिट है बिल्कुल ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या क्या है सकारात्मक में? 2-3 परिवर्तन आपको देखने को मिले। इसमें व्यक्ति की बात ना होकर समाज की बात हो रही है, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। फिर इसमें क्या है, इसमें हम अभी हमने पढ़ा कि इसमें अधिकार की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है। यानी कुछ नई नई चीजें इसमें जुड़ती गई। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्रता का मानदंड जो है वो केवल व्यक्तिगत इच्छा या उसकी स्वतंत्रता, स्वतंत्र जो इच्छा है उसका न्यूनतम बंधन नहीं होते। इन्होंने कहा कि स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग एक परिस्थिति विशेष में होता है। कई बार परिस्थिति जो होती है वो ऐसी हो जाती है कि स्वतंत्र इच्छा का मजाक बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने स्वतंत्र इच्छा और ये जो पुराना सिस्टम था उसका इन्होंने विरोधाभास नए तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो, क्या ऐसा मान लो कि कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको मान लो उसको कोई कृत्रिम अंग लगा दिया जाए। ठीक है, उसको कोई कृत्रिम अंग की सुविधा दे दे।
एक अनपढ़ व्यक्ति है उसको एजुकेशन दे दें, उसको पढ़ा लिखा दिया जाए। एक बेरोजगार व्यक्ति है जिसके पास काम नहीं है उसको नौकरी दे दें। तो ये स्वतंत्रता की धारणा का सकारात्मक पहलू है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जो नकारात्मक था उसमें हम क्या पढ़ते थे, उसमें ये पढ़ते थे कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति जो है वो समझदार है, व्यक्ति अपने अनुसार अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है। उसमें ये होता था कि व्यक्ति अपने आप अपना विकास कर लेगा, राज्य को नहीं घुसना चाहिए। जबकि यहाँ पे सकारात्मक में क्या है कि व्यक्ति अगर कमजोर है, व्यक्ति को कुछ कमियां हैं, तो राज्य को उसके साथ आना चाहिए, राज्य को मदद करनी चाहिए, राज्य को उसको यानी सरकार को उसकी मदद करके उसको उसका विकास करना चाहिए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है, उसका मान लो पैर नहीं है, तो सरकार उसको नकली पैर लगा के या उसको कुछ सहायता दे दे, उसका इलाज करवा दे, जिससे कि उसको बेनिफिट मिल जाए। तो इससे ये सकारात्मक स्वतंत्रता में है। यानी कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि राज्य से कहा जा रहा है कि आप हस्तक्षेप करो उसके मामले में, उसकी हेल्प करो, इस तरीके से, समझे। यानी उससे थोड़ा सा अलग है। मान लो कोई व्यक्ति अनपढ़ है, उसको एजुकेशन नहीं मिली, तो ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है उसको शिक्षा प्रदान कर दे। ठीक है, बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी दे दे। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर हम इस बात को ना माने, हम ये बोले, केवल ये कह के छोड़ दें कि विकलांग को कृत्रिम अंग लगाने से किसने रोका है, अनपढ़ को पढ़ने से कौन रोक रहा है, स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अधूरी बात हो जाएगी। यानी ये कहीं ना कहीं अधूरी बात हो जाएगी। ऐसे में क्या है, पूरी कब होगी, जब उसका कोई हेल्प करे। ठीक है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से प्ले करके सुनो। यानी यहाँ पे एक चीज ये आ रही है कि व्यक्ति जो है उसको स्वतंत्रता तो दो, यानी मनुष्य को स्वतंत्रता दो, लेकिन अगर राज्य चाहे तो राज्य उसका उसकी हस्तक्षेप करे। हस्तक्षेप कब करे, जब उसकी मदद करनी हो, यानी राज्य उसकी मदद करे। ठीक है, जिसको कृत्रिम अंग की जरूरत है उसको कृत्रिम अंग दे, जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दे। इस तरीके की बातें हैं। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये लोग क्या बोलते हैं सकारात्मक वाले, उसको समझिए। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र इच्छा अथवा चयन से। तो ये स्वतंत्र इच्छा कुछ अवसरों की मांग करेगी। अगर हम स्वतंत्र इच्छा की बात करेंगे, अगर स्वतंत्र इच्छा की, तो वो कुछ ना कुछ चीजों की मांग करती है। जैसे कि देखिए, अवसरों का अर्थ है कि समाज जो इस तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे और संस्थाओं का निर्माण करे जहां इस स्वतंत्र इच्छा का पूर्ति प्रभावशाली बन सके। ठीक है, इसमें समाज की बात हो रही है। इसमें ये कहते हैं कि समाज को ऐसे अवसर का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों की जरूरतें जो है पूरी हो सके। यानी इसमें कहीं ना कहीं समाज की बातें होने लगी है। ठीक है, जो कि पहले व्यक्ति की बात होती थी, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ठीक है, यही है सकारात्मक। इसमें स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत धारणा के साथ साथ सामाजिक धारणा बन गई है, यानी पूरे समाज की बात कर रही है। ठीक है, इसमें यह भी कहा जाता है, देखो इसमें यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति मान लो ना समझ हो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समझदार ना हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो समाज को आगे आना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता बनती है। ठीक है, ग्रीन जो है ये क्या बोलते हैं, ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं। अब यहाँ पे देखो इनकी जो परिभाषा है वो काफी मतलब समझाएगी आपको। कहते हैं कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि समाज के दूसरों लोगों के साथ मिलकर सब कुछ करने और भोगने की सकारात्मक शक्ति है, जो करने और भोगने के योग्य हो। ठीक है, यानी केवल हम बंधनों का अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानेंगे, बल्कि ये जिसमें समाज के एक दूसरे लोग एक साथ मिल जाएं, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करें और मिलकर कार्य करें। तो ये कुछ इस तरीके की बातें हैं इसमें। ये उन आदर्शों और उद्देश्यों का अनुसरण करने की सकारात्मक शक्ति है जिनका संबंध सामाजिक हित से है। यानी इसमें सामाजिक हित की बात हो रही है, पूरे समाज के हित की। ठीक है, व्यक्तिवाद धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होता गया और सामाजिक व्यवस्था को यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। अब बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है उसकी कुछ विशेषताएं। तो स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी एक शर्त है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपना भौतिक विकास करना चाहता है, नैतिक विकास करना चाहता है, तो उसको स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, समकालीन संदर्भ में देखें तो केवल बंधनों का अभाव ना होकर उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपस्थिति, ठीक है, जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यानी कि ये कहते हैं कि केवल ऐसा ना हो कि अभाव यानी प्रतिबंध हटा दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि नकारात्मक में क्या होता था, व्यक्ति को किसी तरीके के प्रतिबंध नहीं होते थे। ठीक है, वो ये कहते थे किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग।
मान लो किसी व्यक्ति को कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो गरीब है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले, वो अच्छी एजुकेशन चाहता है लेना, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एजुकेशन ले पाए। ठीक है, अब इसमें नकारात्मक से उसको क्या लाभ हो जाएगा, लेकिन सकारात्मक वाले ये कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति, उस पर प्रतिबंध बेशक से ना हो, केवल प्रतिबंध की बात नहीं, बल्कि उसको एजुकेशन अगर चाहिए तो सरकार उसके लिए कुछ माहौल बनाए, यानी स्कॉलरशिप दे दे, या कुछ एजुकेशन फ्री कर दे, या सस्ता कर दे, या कुछ ऐसा कर दे जिससे कि मतलब ऐसी परिस्थिति बना दे सरकार कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, वो व्यक्ति उस कार्य को कर पाए। तो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि समकालीन संदर्भ में देखें तो बंधनों का अभाव ना होकर सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की उपस्थिति, यानी ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन बनाए जिसके अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता था, यानी जब उसका विकास नहीं हो सकता था तो ऐसी सिचुएशन बना दे कि अब सब कुछ उसके लिए पॉसिबल हो। जैसे पहले क्या था, वो गरीब व्यक्ति था, एजुकेशन महंगी थी, नहीं ले पा रहा था, लेकिन अगर सरकार ने ऐसी परिस्थिति बना दी, एजुकेशन सस्ती कर दी, या उसको स्कॉलरशिप दे दी, या उसको और सुविधा दे दी जिसकी वजह से वो एजुकेशन ले पा रहा है, तो इसको भी स्वतंत्रता माना जाएगा। ठीक है, यानी इनका जो नजरिया है स्वतंत्रता को देखने का, वो नकारात्मक वालों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के बंधन बुरे नहीं होते, जबकि नकारात्मक में क्या बोलते थे कि बंधन नहीं होने चाहिए, ये कहते हैं बंधन बुरे नहीं होते, बंधन होने चाहिए। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है वो कहता है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुसार कुछ बंधन स्वतंत्रता के विरोधी ना होकर उसकी गारंटी देते हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशन, कुछ बंधन होने चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। बंधनों के अंतर्गत स्वतंत्रता की धारणा न्याय संगत और व्यवहारिक है। ठीक है, यानी बंधनों के अंतर्गत अगर हम स्वतंत्रता की धारणा की बात करते हैं तो वो सही मानते हैं उसको, यानी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि एक व्यक्ति है, वो रॉन्ग साइड में गाड़ी तेजी से चला के जा रहा है, तो उसकी वजह से जो सड़क पे दूसरे लोग हैं उनका एक्सीडेंट हो सकता है। अब वो व्यक्ति बोलेगा कि भाई मेरा तो अधिकार है, तो गलत है। यानी ऐसे अधिकार, अगर ऐसे अधिकार समाज में मिले हैं तो वो बिल्कुल उस पर बंधन होना चाहिए, यानी उस पर रोक होनी चाहिए, रॉन्ग साइड में नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते हैं स्वतंत्र, ये सकारात्मक स्वतंत्रता वाले। लास्की क्या कहते हैं समझिए, लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता गलत तरीके के बंधन हटाकर, यानी जो गलत तरीके के बंधन है उसको हटाओ और सही तरीके के बंधन लगाओ, यानी सही तरीके का बंधन लगाना जो है वो स्वतंत्रता है। और ये सामाजिक और कल्याणकारी जो कानून है केवल इसी संदर्भ में उचित ठहराए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अच्छे कानून हैं, कल्याणकारी हैं, सामाजिक हैं, तो वो अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो वो ठीक है, यानी कि गलत तरीके के बंधन हटा दें और सही तरीके के बंधन लगा दें। स्वतंत्रता का रूप जो है ये सामाजिक है, ये उसको व्यक्तिगत ना मान के सामाजिक मानते हैं। स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है वो है मानव का सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकास करना, और सामाजिक हित के विरुद्ध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, यानी कि कोई भी अगर सामाजिक हित के खिलाफ जा रहा है तो फिर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता में ये विश्वास किया जाता है कि बिना समानता के, ठीक है, बिना समानता के स्वतंत्रता संभव ही नहीं है, जबकि नकारात्मक में समानता की तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो बस अभाव हटा दो इतना ही कहते थे। ये कहते हैं बिना समानता के स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो केवल समानता ही स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप दे सकती है, ऐसा ये मानते हैं। फिर ये अधिकारों की भी बात कहते हैं, कह रहे हैं अधिकारों की भी उपस्थिति होनी चाहिए। बिना अधिकारों के भी, अगर अधिकार लोगों को नहीं होंगे तो भाई स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। न्याय की भी बात करते हैं ये। ठीक है, राज्य जो है वो स्वतंत्रता का शत्रु ना होकर, यानी राज्य जो है वो स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, बल्कि इसके विकास में महत्वपूर्ण साधन है। जबकि नकारात्मक वाले क्या मानते थे, नकारात्मक वाले वो राज्य को, यानी जो कानून होते थे, राज्य होते थे, उसको वो शत्रु मानते थे, जबकि ये बिल्कुल उसका अपोजिट मानते हैं। ठीक है, यानी आपको स्वतंत्र, नकारात्मक और सकारात्मक में जो अंतर है वो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो। ये कहते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं, बल्कि सकारात्मक कार्यों में अवसर देना और सुविधाएं जुटाना है, जिससे कि स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं मानते कि आदमी इतना समझदार है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है तो उसको छोड़ दो उसके हाल पे। अगर किसी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराबी है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो उसको छोड़ दो कि भाई तू मरता रहे, पीता रहे शराब। ठीक है, ऐसा नहीं, बल्कि राज्य क्या करेगा, राज्य क्या कहेगा कि भाई उसे नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ, या उसको कुछ ना कुछ सहायता करो, उसको उस लत से निकालो, यानी इसलिए काम करेगा। तो इसीलिए इसको सकारात्मक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक राज्य में इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार हो जाए, अधिकारों को संवैधानिक गारंटी दे दी जाए कि सभी को संविधान के तहत अधिकार मिलेंगे, राजनीतिक सहभागिता हो, सभी लोगों को राजनीति में मौका मिले, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, न्यायपालिका जो जुडिशरी है उसको स्वतंत्र हो, वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। ठीक है,
तो ये सारे काम होंगे तो क्या होगा, स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सकारात्मक स्वतंत्रता भी पढ़ लिया और नकारात्मक स्वतंत्रता भी पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, आपको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप 2 से 3 बार देखो। टॉपिक थोड़े मुश्किल है, अ, ये सिद्धांत वाले टॉपिक, लेकिन 2 से 3 बार देखने में, समझने में आपके दिमाग में आ जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।